नमस्कार, भाष्य IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शरद वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जो कि सुर्खियों में बहुत ही सुनने में आ रहा है। वो क्या है? जोशीमठ। क्यों डूब रहा है जोशीमठ? आज हम इसके कारणों को समझेंगे। कहां पर है ये जोशीमठ, इसके बारे में जानेंगे। जनसंख्या कितनी है वहां पर और किन तीर्थ स्थलों के लिए ये एक एंट्री द्वार का काम कर रहा है, इसको भी हम समझेंगे। इसको रोकने के क्या उचित उपाय अपनाए जा सकते हैं, वो दीर्घकालिक हैं या अल्पकालिक हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम कुछ रिपोर्ट्स के बारे में भी जानेंगे और कौन कौन सी त्रासदियां आई थी, किस सन में आई थी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और फिर अपने निष्कर्ष बताते हुए इस पूरे वीडियो को समाप्त करेंगे। तो पूरे वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जोशीमठ, उसके एक जानकारी में हम आपको बताने वाले हैं कहां पर है ये जोशीमठ। इसे ज्योतिर्मठ के रूप में भी जाना जाता है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में गढ़वाल हिमालय में एक शहर है और ये 1890 मीटर की ऊंचाई पर NH7 जो कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ का है पर स्थित है। ओके, नेक्स्ट 20,000 से अधिक आबादी वाला, लगभग 20,000 से अधिक आबादी वाला ये शहर है। और क्या है इसके बारे में जानकारी? यह पश्चिम और पूर्व में कर्मनासा और ढकनाला धाराओं, वहीं दक्षिण और उत्तर में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के, इन दो नदियों से घिरी एक पहाड़ी के मध्य ढलान में स्थित है। तो ये है हमारा जोशीमठ। एक जानकारी और मैं आपको दे देना चाहता हूं इसके बारे में। वो क्या है? जोशीमठ को कई हिमालय पर्वत चढ़ाई अभियानों के लिए एक शुरुआती बिंदु भी माना जाता है। कौन कौन से तीर्थ स्थलों के लिए शुरुआती बिंदु है? बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब। आप जाएंगे यहां पर तो जोशीमठ से ही होते हुए आगे का रास्ता तय करेंगे। और क्या है इसके बारे में जानकारी? यह आदि शंकराचार्य के 4 प्रमुख मठों में से एक स्थान है। आदि शंकराचार्य जो कि अद्वैतवाद से संबंधित थे। बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, श्रृंगेरी में से एक जगह है हमारा बद्रीनाथ। जोशीमठ जाने, वहीं से ही, जोशीमठ से ही आगे का रास्ता तय करेंगे। ओके, चलिए आगे हम समझते हैं सुर्खियों में ये क्यों है जोशीमठ, क्यों इसके बारे में इतनी न्यूज आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में और उसके आसपास भूमि धंसने के कारण क्या कर दिया है? निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया है। और क्या है? जिसके परिणाम स्वरूप 560 से अधिक घरों में दरारें आ गई हैं। ये एक विकट समस्या बनती हुई जा रही है। और फिर क्या है कि स्थानीय लोग इसका अब विरोध करना शुरू कर दिए हैं। जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उस पर अब रोक लगाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक विकट समस्या बनते हुए आ रही है। चलिए आगे हम समझते हैं इसके कारणों के बारे में। एक कारण है अनियोजित निर्माण के कार्य। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य चल रहा है, जो वहां पर गतिविधियां चल रही हैं, पास बनाए जा रहे हैं, रास्ते बनाए जा रहे हैं या पन बिजली परियोजनाएं, बांध बनाए जा रहे हैं, तो वो सब एक अहम कारण बनता हुआ जा रहा है। जैसे कि सीमा सड़क संगठन BRO ने हेलंग बाईपास का निर्माण कर रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, बद्रीनाथ मंदिर अगर आपको जाना होगा तो 30 किलोमीटर दूरी कम तय करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट, जोशीमठ और तपोवन के आसपास पन बिजली योजनाओं को मंजूरी दी गई है। और जब पन बिजली, ये योजनाएं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य हो रहा होता है तो भारी भरकम मशीनों के जरिए ही ये कार्य हो पाता है, जो कि एक और उस पर दबाव बनाता हुआ जा रहा है, जिसमें विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना भी शामिल है। जब चट्टानों को काटा जाता है, तोड़ा जाता है, ऊपर से दबाव भी उस पर पड़ रहा है, तो वहां की जो चट्टानें हैं वो असंगठित टाइप की हैं, ज्यादा मजबूत नहीं है,
ढह जाती हैं तुरंत। तो ये एक विकट समस्या बनती हुई जा रही है। नेक्स्ट बिंदु क्या है? परियोजना के लिए सुरंग की खुदाई के लिए एक टनल बोरिंग मशीन लगाई गई थी। ये भी जब बड़ी बड़ी टनल्स को बनाए जाते हैं, जो सुरंग बनती है, जहां से पास किया जाता है, रास्ते बनते हैं, तो ये सब कार्यों को करने के लिए एक व्यवस्थित उपाय की जरूरत है। और साथ ही साथ देखना पड़ेगा कि वहां की पर्यावरणीय दशाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसके क्या कारण है, उसके बारे में भी समझते हैं। अनुचित जल निकासी तो एक अहम और विकट समस्या है। अगर आप ही देखिए, कहीं पर पानी का निकास ना हो तो वो एक वेट का काम करने लगता है, भार बनाना शुरू कर देता और एक त्रासदी का कार्य का कारण बनता चला जाता है। अब जब कहीं पर जल की निकासी ही नहीं वहां पर हो रही है, तो जो सरफेस का, सतह का जो पानी है, वो सिंक होल, जो होल जहां पर लीक पा रहे हैं, जमीन के अंदर ही अंदर बहना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, मुलायम चट्टानें जो होती हैं, असंगठित चट्टानें जो होती हैं, वो गल जाती हैं, टूट जाती हैं, बह जाती हैं। और ऊपर की जो दबाव होता है, सतह का जो दबाव होता है, वो झेल नहीं पाता है और नीचे जमीन जो है धंसती हुई चली जा रही है। ये एक अहम समस्या बन गई है। उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी USDMA के अनुसार यह सतह से पानी के रिसाव में वृद्धि के कारण हो सकता है। देखिए, इनका भी यही कहना है, जो धंसने का एक संभावित कारण बन गया है। चलिए नेक्स्ट पे आप समझते हैं भूगर्भिक पहलू और घटनाएं क्या क्या आई थी इस पर। आप भूकंपीय क्षेत्रों के बारे में तो समझे ही होंगे, नहीं अगर इसके बारे में जानते हैं तो इसका वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। पूरे भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। होते 5 हैं, पहला और दूसरा जो था उन्हें एक में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि उनकी जो तीव्रता रिएक्टर पर होती है वो कम होती है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता रहता है, 3rd, 4th, 5th, इनकी तीव्रता बढ़ती जाती है। लगभग 5 से लेकर 6, 7 रिएक्टर की तीव्रता वाला भूकंप आ जाता है, जो कि जन और धन की व्यापक क्षति पहुंचाते हुए चलती है। ओके, तो उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार जोशीमठ भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र के जोन 5 में ही आता है। तो सोच सकते हैं, थोड़ा सा भी भूकंप आया तो कितनी बड़ी तबाही मचा कर जाएगी वो। और इसके क्या अहम बिंदु हैं उसको भी हम समझते हैं। जोशीमठ एक फॉल्ट लाइन पर होने के कारण विवर्तन की गतिविधियों के कारण डूबने के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। जो ये चट्टानें होती हैं, जमीन होती है, ये धसाव होती हैं, कहीं चढ़ती हैं, कहीं धसती हैं, ये क्रिया होती रहती है। तो जो ये विवर्तन की घटनाएं होती हैं, आप जिस पर रह रहे हैं, भारत में है, तो भारत की जो भारतीय प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट के नीचे ही धंसते हुए चली जा रही है और बेंड होते हुए चली आती है अंदर ही अंदर। तो उससे क्या होता है, जब यूरेशियन और भारतीय प्लेटें अभिहन होती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, संपीड़न बल की वजह से आपस में जब वो टकरा रही होती हैं, तो भूकंप जनरेट होता है। और यही भूकंप एक त्रासदी का रूप लेकर आ रहा होता है। तो ये जो पूरा हिमालय क्षेत्र है, फिर चाहे बृहद, मध्य, शिवालिक, ट्रांस हिमालय है, ये सब इन्हीं घटनाओं का ही परिणाम है। जो एवरेस्ट पर्वत है, ये भी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन उतना नहीं दिखेगा आपको, बहुत माइन्यूट अंतर के साथ बढ़ रहा है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, उत्तराखंड जो क्षेत्र है, इसी हिमालय क्षेत्र पर ही स्थित होने की वजह से और भी अधिक संवेदनशील क्षेत्र में आ गया है। ओके, समझ गए ये चीज अच्छे से। चलिए नेक्स्ट बिंदुओं को समझते हैं, क्या घटनाएं आई थी। 2013 जून की घटना, फरवरी 2021 की बाढ़ कितनी व्यापक त्रासदी लेकर आई थी। ऋषि गंगा की जो बाढ़ थी, वो घटनाएं आपको याद होंगी। केदारनाथ की वो त्रासदी याद होगी, कितना व्यापक तरीके से ग्लेशियर का जब पानी फटा था और फुल स्पीड से वो पानी नीचे की ओर आया था, तो अपने साथ मलबा लेकर आया था, और उस मलबे में कितनी जन धन की हानि हुई थी वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं, अत्यधिक कटाव के क्षेत्रफल प्रतिकूल प्रभाव बढ़ा रही हैं, और इसका एक रीजन निकल के आ रहा है भूस्खलन। जमीन धस रही है, टूट रही है, ये एक व्यापक समस्या बनती हुई जा रही है।
दूसरा एक रीजन होता है, नवीनतम उपग्रह ने एक डाटा निकाला है कि जो पर्वत धाराएं होती हैं, माउंटेन स्ट्रीम होती हैं, ग्लेशियर जो बर्फ का जमा हुआ पूरा बड़ा सा एरिया होता है, ग्लेशियर कोई थोड़ी जगह का क्षेत्र नहीं होता है, वो 24 किलोमीटर 70 किलोमीटर ऐसे एरिया में फैला हुआ है। और जब यही ग्लेशियर धीरे धीरे करके पिघलता है तो धीरे धीरे उसमें स्ट्रीम धाराएं बनती हैं, वही धाराएं धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं तो एक नदी का रूप लेते हुए आगे बढ़ती हैं। और जब यही बहुत अधिक ऊंचाई से गिरती हैं तो फुल स्पीड में रहती हैं और लगातार ये अपनी रास्ते भी, मार्ग भी बदलते हुए जा रही हैं, जिससे पहले से ही कमजोर बेल्ट में और अधिक कमजोरी आ जा रही है। अधिक ढलान की वजह से अस्थिरता आ जाती है, मुलायम चट्टानें टूट जाती हैं और यही चट्टानें व्यापक तरीके से बहते हुए नीचे की ओर आती हैं और फुल स्पीड में टकराती हैं अगल बगल के क्षेत्रों से और एक त्रासदी को यह जन्म दे देती हैं। तो ये घटनाएं यहां पर देखने को मिल रही हैं। मिश्रा आयोग की रिपोर्ट 1976 में आई थी, उसमें क्या बताया गया था? पहले तो ये आप जानिए, जोशीमठ में धंसने की पहली जो घटना देखी गई थी 1976 में ही दर्ज की गई थी। यह शहर प्राचीन भूस्खलन के स्थल पर ही स्थित है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है। ऐसा उनके रिपोर्ट में 1976 में ही कहा गया था। और ये पूरा जो क्षेत्र है एक ओवरबर्डन सामग्री, बहुत ही अधिक भार से पूरी पटा हुआ क्षेत्र है, मोटी परतों से पूरा ढका हुआ क्षेत्र है। इस पर कितना भार है, अरे इतनी ऊंची ऊंची चट्टाने, पर्वत, पठार सब उस पर एक लोड का ही तो काम कर रहे हैं। और उसमें भी अगर उसको तोड़ा जाए, उनको विस्फोट किया जाए तो वो एक अलग उसके लिए दरारों का काम कर हो रही हैं। और शहर का जो क्षेत्र है ये भूस्खलन के लिए तो एक प्रवण क्षेत्र है। अत्यधिक अपक्षय वाली जो ग्नीस चट्टानें होती हैं, आग्नेय से तैयार हुई चट्टानें, रूपांतरित शैलों से चट्टानें जो तैयार होती हैं, ये ज्यादा मजबूत नहीं होती हैं, ये बहुत ही अस्थायी तरीके से होती हैं। इन पे थोड़ा सा भी धक्का लगा, थोड़ा सा मतलब ये नहीं कि आप उस पर हाथ मार देंगे तो टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब कोई विकास कार्य होता है, भारी भारी मशीनों से तोड़ा जा रहा होता है चट्टानों को, तो यही चट्टानें हिल जाती हैं, दरारें, चटकन दरारें, भ्रंशन होती हैं। और यही दरारें जब टूट के गिरती हैं तो एक बहुत बड़ा व्यापक असर देखने को मिलता है। ओके, चलिए आगे हम समझते हैं इसके अन्य बिंदुओं पर। इसके लिए क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? एक तो आप दीर्घकालिक उपाय अपना सकते हैं, एक अल्पकालिक उपाय अपना सकते हैं। अल्पकालिक उपाय में आप क्या कर सकते हैं कि जो वहां के निवासी हैं उनको तुरंत जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए, या तो पन विकास, जो पन बिजली परियोजनाएं विकास के कार्य हैं, उनको अभी के लिए रोक दिया जाए ताकि स्थिति को ठीक किया जा सके। और दीर्घकालिक में यह किया जा सकता है कि बदलते भौगोलिक दशाओं को देखते हुए शहरी योजनाओं के लिए जो जो योजनाएं लाई जा रही हैं उस पर पहले गौर फरमाया जाए, कल्पना की जाए, उसके हर पहलुओं को समझा जाए, तब उसको आगे के लिए क्रियान्वित किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण कारक तो एक है और उस पर अध्ययन और पुनर्विकास करने की भी जरूरत है, वो है अभी जो मैंने आपको बताया था, जल निकासी और सीवर योजना की। और विशेषज्ञों के अनुसार तो यह भी कहा जा रहा है कि भैया पेड़ नहीं लगाएंगे तो समझ लीजिए त्रासदी आना तो तय है, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं मिट्टी को जकड़े रहते हैं, चट्टानों को मजबूती प्रोवाइड करते रहते हैं। तो पौधे लगाइए, उत्तराखंड बचाइए। अब इसके निष्कर्ष पर हम समझते हैं क्या क्या उपाय आप अपना सकते हैं। एक तो सरकार के साथ साथ नागरिकों को भी आगे आने की जरूरत है, इनको दोनों को मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि विकास तो जरूरी है, बिना विकास के आगे का रास्ता तय नहीं हो सकता है। तो क्यों ना सतत विकास, डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जाए, प्रकृति का भी नाश ना हो और विकास का कार्य भी ठप ना हो, इस पर गौर फरमाया जाए। सीमा सड़क संगठन जैसे सैन्य संगठनों की सहायता ली जाए, सावधानी पूर्वक कार्य को अंजाम दिया जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना देखने को ना मिले। तो ये जानकारी थी जोशीमठ के बारे में, वहां पर क्या त्रासदी आ रही है उसके बारे में। आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं शरद वर्मा फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।